सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। इस प्रकार से मध्य एशिया के ही नहीं बल्कि संसार में प्रसिद्ध दो विजेताओं का रक्त उसके शरीर में बहता था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था और जिसने अपने रिश्तेदारों से संबंध खराब कर लिए थे। 1494 ईस्वी में जबकि उसके साले अहमद खान और महमूद खान ने उसके राज्य पर आक्रमण किया हुआ था, उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। उसी वर्ष 1494 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। जिस समय से वह गद्दी पर बैठा उसी समय से उसकी कठिनाइयाँ आरंभ हो गई। उसके राज्य पर दो शत्रुओं ने आक्रमण कर रखा था, परंतु अपनी कूटनीति और दृढ़ता से उसने उन्हें वापस जाने के लिए विवश किया और वह अपनी गद्दी पर सुरक्षित रह सका। अगले 10 वर्ष बाबर के लिए अत्यधिक कठिनाई के थे। संबंधियों का विरोध और आंतरिक षड्यंत्र ही उसकी कठिनाइयों के कारण न थे, बल्कि उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं भी उसका कारण थी। बाबर प्रारंभ से ही अपने पूर्वज तैमूर की विजयों से प्रभावित था और उसकी राजधानी समरकंद को प्राप्त करने के लिए लालायित था। समरकंद को जीतने का उसका पहला प्रयत्न 1494 ईस्वी में हुआ, जो कि असफल रहा। 1497 ईस्वी में उसने उसे पहली बार जीता, परंतु वह उसे केवल 100 दिन ही अपने अधिकार में रख सका। 1501 ईस्वी में एक बार फिर उसने समरकंद को जीता, परंतु इस बार भी उसे 8 महीने के पश्चात उसको छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 2 बार जीतकर भी बाबर समरकंद को अपने अधिकार में नहीं रख सका। इसका मुख्य कारण अपने नेता शेबानी खान के नेतृत्व में उठती हुई उज़्बेक जाति की शक्ति थी। शेबानी खान के नेतृत्व में उज़्बेकों ने प्राय संपूर्ण मध्य एशिया को अपने अधिकार में कर लिया। इस कारण बाबर मध्य एशिया की राजनीति में सफलता न पा सका, बल्कि यह ऐसा समय था जबकि बाबर ने 2 बार फरगना को खोया, अपनी राजधानी अंदीजान को खोया और वह अनेक अवसरों पर इधर उधर खोहों और घाटियों में अपने कुछ साथियों के साथ अथवा अकेला ही भटकता रहा। उसने स्वयं लिखा था, मैंने रमज़ान का त्यौहार 2 बार एक ही स्थान पर नहीं मनाया। 1501 ईस्वी में शेबानी खान से पराजित होकर जब बाबर इधर उधर भटक रहा था, तभी अफ़गानिस्तान की अस्थिर और दुर्बल राजनीति ने उसे वहां हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। उसी वर्ष काबुल के शासक और बाबर के चाचा उलुग बेग मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। उसके छोटे बेटे अब्दुल रज्जाक को एक सरदार मुकीम आरगो ने सिंहासन से हटा दिया। उसकी बहन से विवाह कर लिया और पुराने सरदारों को उनके पदों से हटाकर अपने पक्ष के सरदारों को शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न किया। इसका विरोध हुआ और अफ़गानिस्तान में अव्यवस्था फैल गई। बाबर ने इसका लाभ उठाया और 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया। बिना किसी महत्वपूर्ण विरोध के काबुल और गजनी पर बाबर का अधिकार हो गया तथा बाबर के अधिकार में एक बड़ा राज्य आ गया। काबुल में उसने अपने शक्ति को संचित किया और सेना की संख्या में वृद्धि की। 1507 ईस्वी में उसने पादशाह की उपाधि ग्रहण की। पादशाह से पूर्व
बाबर मिर्ज़ा की पैतृक उपाधि धारण करता था। काबुल का शासक होने के पश्चात भी बाबर समरकंद को जीतने की लालसा को समाप्त नहीं कर सका था। 1510 ईस्वी में मरो के युद्ध में ईरान के शाह इस्माइल से लड़ते हुए अपने मुख्य शत्रु सेबानी खान उज़्बेक की पराजय और मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त हुआ। बाबर ने एक बार फिर समरकंद को जीतने का निर्णय किया। उसने शाह इस्माइल से संधि कर ली और उससे सहायता प्राप्त की। 1511 ईस्वी में उसने एक बार फिर समरकंद पर ही नहीं बल्कि बुखारा और खुरासान पर भी अधिकार कर लिया। बाबर के अधिकार में ताशकंद से लेकर काबुल तक का संपूर्ण मध्य एशिया का विस्तृत साम्राज्य आ गया, परंतु बाबर अधिक समय तक उस ऐश्वर्य का उपभोग नहीं कर सका। शाह इस्माइल से उसके संबंध इसलिए खराब हो गए कि वह शिया मत का समर्थक बहुत अधिक नहीं कर सकता था और समरकंद की सुन्नी प्रजा उससे इसलिए अप्रसन्न हो गई कि उसका विचार बन गया कि बाबर कट्टर शियाओं के हाथ की कठपुतली बन गया था और अपने वंश तथा अपनी प्रजा के सम्मान और धर्म की रक्षा करने में असमर्थ था। उज़्बेकों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। अपने नवीन नेता उबैदुल्लाह खान के नेतृत्व में उज़्बेकों ने समरकंद पर आक्रमण किया। बाबर ने शहर से बाहर निकलकर कुल-ए-मलिक नामक स्थान पर उनका मुकाबला किया। उसकी पराजय हुई और उसे समरकंद छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 1512 ईस्वी में समरकंद पुनः बाबर के हाथ से निकल गया। यही नहीं, इसके पश्चात बदख्शां को छोड़कर संपूर्ण मध्य एशिया का साम्राज्य बाबर के हाथ से निकल गया। 1513 ईस्वी में बाबर काबुल वापस आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं बाबर की भारत विजय की। बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुग़ल वंश का प्रथम बादशाह था जिसने न केवल दिल्ली को अफ़गानों से छीन कर अपनी राजधानी बनाया बल्कि उसे मुग़ल शक्ति का केंद्र स्थान भी बनाया। उसके पश्चात के मुग़ल बादशाह ये कभी नहीं भूल सके थे कि उनकी शक्ति का स्रोत और राज्य का केंद्र दिल्ली था। बाबर के भारत विजय के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। यद्यपि इब्राहिम लोदी की सेना अत्यधिक थी, किंतु उसकी सेना न तो सुशिक्षित थी और न ही व्यवस्थित। बाबर ने इस युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने का प्रयोग और अपनी तुलुगुमा रणनीति के कारण बाबर को युद्ध में सफलता मिली। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। युद्ध में विजय प्राप्त करने के साथ ही बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था जिसमें बाबर की विजय हुई। दूसरा जो मुख्य युद्ध है वो आता है खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने साहस में अत्यधिक वृद्धि हुई, अतः उसने भारत में साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी की ओर प्रस्थान कर दिया। 16 मार्च 1527 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा के मैदान में पहुंचा, जहां उसका राणा सांगा से युद्ध हुआ। युद्ध के प्रारंभ में तो मुग़ल सेना के हौसले पस्त हो गए, किंतु बाबर के ओजस्वी भाषण से सेना में उत्साह का संचार हुआ। 20 घंटे के भीषण युद्ध के उपरांत बाबर को विजय प्राप्त हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ। इस युद्ध से बाबर की भारत विजय का द्वार खुल गया। युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसके बाद में हम बात करते हैं चंदेरी के युद्ध की, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ। चंदेरी पर मेदिनी राय शासन कर रहा था, अतः बाबर ने 20 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध के पश्चात बाबर को सफलता प्राप्त हुई। अनेक राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। इसके बाद में हम बात करते हैं घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ।
6 मई 1529 ईस्वी को बाबर का अफ़गानों से घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर ने युद्ध में विजय प्राप्त कर बिहार पर अपना अधिकार कर लिया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। एक महान विजेता के रूप में तो बाबर था ही, परंतु इसके अतिरिक्त एक रचनात्मक गुण भी उसके अंदर इतनी अधिक मात्रा में था कि इस क्षेत्र में भी उसने महान उपलब्धि हासिल की, और वह क्षेत्र था साहित्य का क्षेत्र। बाबर द्वारा रचित तुजुक-ए-बाबरी साहित्य एवं इतिहास के क्षेत्र में बाबर की महान उपलब्धि हैं। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फ़ारसी में अनुवादित किया। तो इस तरीके से आज हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। गद्दी पर बैठने के बाद में उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद बाबर ने किस प्रकार से भारत में अपने विजय अभियान का प्रारंभ किया और किस तरीके से उसने सफलता प्राप्त की और मुग़ल साम्राज्य की एक मजबूत नींव की स्थापना की। धन्यवाद।